हेलो नमस्कार सभी को। अपनी कक्षा 10 के एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार विषय विज्ञान का दूसरा पाठ अपने कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक अपना बचा हुआ है, बाकी पूरा पाठ कंप्लीट हो चुका था। तो जिन्होंने अभी तक पीछे के इस पाठ के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर कक्षा 10 की जो साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर आप देख सकते हो। आज का अपना टॉपिक है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवण क्या होता है, कैसे बनता है लवण, जैसे अम्ल और क्षार की अगर अपने अभिक्रियाएं करवाते हैं तो दोनों की जो अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद उत्पन्न होता है उसको लवण कहते हैं। अब लवण कैसे बनता है, ये अपने दैनिक जीवन के अंदर किस तरीके से काम है, क्या क्या इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन के अंदर होता है, उसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करते हैं। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा। इनके निर्माण, गुण, धर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, और ये अपने को लवण परिवार दे रखा है, क्या क्या होते हैं लवण, जैसे दे रखे हैं पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, पूरा का पूरा लवण परिवार है। अगर आपसे पूछे कि किन्हीं 2 लवणों के नाम लिखो, 4 लवणों के नाम लिखो, तो यहाँ से आप कोई भी 2-3 नाम यहाँ से लिख सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखने कौन कौन से लवण होते हैं। अब इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं अपने। उसके बाद आगे है लवणों का पीएच, यानी कि जो लवण होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं या फिर क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो उसकी भी अपने जांच लिटमस पत्र के द्वारा, जैसे पीछे मैंने बताया था कि लिटमस पत्र को डुबोकर उसके रंग को चेक किया जाता है, वह अम्लीय और क्षारीय का अपने को पहचान करवा देता है। तो उसी आधार पे है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। अगर अम्ल भी प्रबल हो और क्षारक भी प्रबल हो तो वो उसका पीएच मान 7 होगा, तथा ये उदासीन होते हैं, यानी कि जिसमें प्रबल अम्ल हो और प्रबली क्षारक हो, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर देते हैं। जो अम्ल है वो क्षारक का प्रभाव नष्ट करेगा और जो क्षारक है वो अम्ल का प्रभाव है वो नष्ट कर देगा। तो इसलिए जो उसका पीएच मान है वो 7 होगा, जिसे उदासीन कहते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है। अब अगर अम्ल प्रबल है और जो क्षारक है वो दुर्बल आ जाए, वो कमजोर आ जाए, और अम्ल है वो ज़्यादा प्रबल हो, तो उसका जो पीएच का मान है वो 7 से कम होगा, जिसे क्या बोलेंगे, अम्लीय होते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे अम्लीय कहते हैं। अगर प्रबल क्षारक हो और जो अम्ल है वो दुर्बल हो, यानी कि अब क्या होगा, उल्टा हो गया, जो अम्ल है वो दुर्बल हो गया और जो क्षारक है वो प्रबल हो गया, तो उसका जो पीएच का मान है वो क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, स्केल के बारे में नीचे देखा था, अगर वो यहाँ पे 7 है तो इसका मतलब वो उदासीन है। अगर इससे वो कम जाएगा, पीछे जाएगा, तो वो अम्लीय होगा। अम्लीय होने का मतलब वो प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा। अगर 7 से ज़्यादा होगा पीएच मान, तो इसका मतलब वो अम्ल है वो दुर्बल होगा और जो क्षारक है वो प्रबल होगा। तो इसका थोड़ी सी परिभाषा आपको याद रख लेनी है। ठीक है, लवण के बारे में, कौन से लवण अम्लीय होते हैं और कौन से लवण क्षारीय होते हैं। अगर आपसे पूछे कि अम्लीय लवण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में पूछे तो इसके लिख देंगे प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है, तो ये अम्लीय होते हैं, यानी कि जो लवण है वो अम्लीय होंगे। उसके बाद है साधारण नमक। नमक के बारे में आप उनके सभी को जानकारी है, थोड़ी बहुत जितनी भी है। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब ये होता है कि HCl होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है कि NaOH होता है। जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये Na और ये Cl, ये दोनों मिल जाते हैं, Na और Cl मिल जाएंगे तो ये NaCl का निर्माण कर देंगे, यानी कि नमक बन जाएगा। इसको नमक का सूत्र बोलते हैं NaCl को। ये लवण है, और साथ में जो बचा हुआ है OH और एक H, यानी कि 2 तो H हो गए और एक O हो गया, यानी कि H2O। तो ये क्या हो जाएगा, लवण नमक बन जाएगा और साथ में H2O जल अलग हो जाएगा। इस लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है।
समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के या क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। यानी कि बहुत बड़े बड़े समुद्र थे। समुद्र कुछ जगह से जब सूख जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पपड़ी जम जाती है, जिसको अपने खोद कर उसका अपने खनन करके, जैसे कोयले का खनन करते हैं, कोयले की खानें होती हैं, इसी प्रकार से नमक भी खोद कर या उसको खनन करके आगे उसको तैयार किया जाता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है, जो भी है। आगे अब देखते हैं इसमें। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा जो अपने पकोड़े वगैरह बनाने में आता है। उसके बाद वांशिक सोडा जो कपड़े धोने में काम में आता है। व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कैसे एक कच्चा पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। यानी कि साधारण नमक है जो NaCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इनका जो कच्चा पदार्थ है इनको आगे और विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाने में काम में लिए जाते हैं, जो अपने दैनिक जीवन के अंदर काफ़ी उपयोगी हैं। जैसे पहला इसमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया कि सोडियम क्लोराइड का मतलब ये होता है NaCl। NaCl को क्या करना क्या है कि इसका जलीय विलयन का मतलब इसको जल के अंदर घोलना है। ये तो हो गया सोडियम क्लोराइड, ये NaCl सोडियम क्लोराइड। ये जलीय विलयन का मतलब उसको जल के अंदर घोल दिया और क्या करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। विद्युत धारा मतलब जैसे बैटरी के अपने ये टर्मिनल होते हैं, इस तरीके से दो कैथोड और एनोड, प्लस और माइनस का निशान जिसे अपने बोलते हैं। तो उस तरीके से वो दोनों इस तरीके से एक पात्र होगा। पात्र के अंदर क्या होगा, NaCl और जल घुला हुआ होता है। इसमें कैथोड और एनोड ऐसे डुबोए जाते हैं दोनों के अंदर, और विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित की जाती है, ठीक है। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बैटरी के द्वारा। इस तरीके से होता है, एक पात्र बना हुआ होता है, इसके अंदर नमक और जल होता है, यानी कि नमक का जलीय विलयन होता है, और ये दो कैथोड और एनोड हो जाएंगे। इसको इसके अंदर डुबोया जाता है और यहाँ से परिपथ के द्वारा, बैटरी के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर, वियोजित का मतलब हो गया टूट जाते हैं, जो NaCl है वो टूट जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पीछे मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये इसमें टूट जाता है, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार क्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन साथ में क्या बनेगा, Cl, जैसे पीछे बताया था HCl है, तो इस तरीके Cl का निर्माण होता है। क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्लोरीन क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार इसलिए क्या हो जाए, क्लोर क्षार कहते हैं। तो अगर पूछे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो इसमें लिखा जाएगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें पूछे क्लोर क्या है, तो क्लोर बोले क्लोरीन को कहते हैं, और पूछे कि क्षार क्या है, तो क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ये इसकी अभिक्रिया पूरी आ जाएगी। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस है कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं, उत्पादों के विभिन्न उपयोग को दर्शाता है। तो ये चित्र है, इस तरीके से अपने को अलग अलग इसके जो उत्पाद बने, ठीक है, कैथोड पर क्या बना, एनोड पर क्या बना, और NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, जो टूटने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, उसका क्या क्या उपयोग है। तो जो कैथोड है, कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस बनी है, एनोड पर क्लोरीन गैस बनी है, और ये NaOH है जो क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पूछे सूत्र इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH। अब इसका क्या क्या उपयोग है, तो ईंधन के अंदर, मार्गरीन के अंदर, खाद के लिए, अमोनिया, उसके बाद इसका यहाँ पर रहेगा जल की स्वच्छता के लिए,
स्विमिंग पूल में पीबीसी, रोगाणुनाशक, सीएफसी, कीटनाशक के अंदर किया जाता है। धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। इन दोनों का मिक्स, अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, H और Cl दोनों का मिक्स है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका उपयोग अपने को यहाँ पे दे रखा है। और ये NaOH और Cl को अगर बना दे, व्यंजक चूर्ण बनता है ये, तो इसका घरेलू व्यंजन, वस्त्र व्यंजन के लिए, यानी कि वस्त्रों को रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है व्यंजक चूर्ण का। उसके बाद है व्यंजक चूर्ण, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। पीछे अभी अपने अभिक्रिया जो देखी थी कि NaCl, जैसे मैंने बताया, इसको जल के अंदर घोल के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो उसमें से क्या होता है, विद्युत धारा, इसका जलीय विलयन लेते हैं। जलीय विलयन का मतलब H2O। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अपना आ जाएगा। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NaOH और प्लस में HCl गैस। तो इसमें किसका निर्माण होता है, क्लोरीन का निर्माण होता है। NaCl नमक, इसका जलीय विलयन, इसको जब प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl यानी क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। अब यहाँ से जो ये क्लोरीन गैस निकलेगी, ये जो Cl निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, इसका उपयोग क्या करते हैं, व्यंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, इसके बारे में पीछे में बता चुका था। इसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। व्यंजक चूर्ण, ये इसका सूत्र हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक गठन काफी जटिल है। तो क्या देखना है कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, कच्चे पदार्थ के रूप में अपने नमक ले रहे हैं, NaCl ले रहे हैं, उसका जलीय विलयन, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। वहां से क्या उत्पन्न हो रही है, क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है। वो क्लोरीन गैस का जो निर्माण हुआ है, तो उसकी अभिक्रिया इस बुझे हुए चूने के साथ करवा दी जाती है। तो बुझे हुए चूने के साथ इसकी अभिक्रिया, ये बुझा हुआ चूना, ये क्लोरीन गैस, इन दोनों की जब अभिक्रिया करेंगे तो ये व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा, जल। तो जब साथ में अगर ये क्या हो जाएगा, अपना अम्लीय होगा, और ये क्षार होगा, और ये अम्ल, दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे, अम्ल और क्षार की, तो ये लवण का निर्माण हो जाएगा। और साथ में जल, तो ये हो जाएगा अपना लवण का निर्माण, जिसको क्या बोलते हैं, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण इसको बोला जाता है। ये सूत्र हो जाएगा व्यंजक चूर्ण का। कैसे निर्माण होता है, तो ये वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ, निर्माण कैसे होगा कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, उसका जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस की अभिक्रिया शुष्क बुझे हुए चूने से करवाने पर व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। और ये इसकी अभिक्रिया आपको याद रखनी है। उसके बाद ये इसके उपयोग दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग है। वस्त्र उद्योग में, यानी कि वस्त्र जो होते हैं उसको रंगने के अंदर, सूती एवं लिनन के व्यंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है व्यंजक चूर्ण का। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो अपने पकोड़े बनाने के लिए काम में लेते हैं वो, ठीक है, स्वादिष्ट जो पकोड़े बनाते हैं। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है, जैसे अपने मीठा सोडा बोलते हैं। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये आपको याद रखना है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। वैसे उसका सीधा नाम है तो बेकिंग सोडा, अगर रासायनिक नाम पूछे तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है। इसका सूत्र पूछे तो ये इसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। अब जो कच्चा पदार्थ है, जैसे पीछे ऊपर अपने पढ़ा व्यंजक चूर्ण के रूप में, व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा, उसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड कच्चा पदार्थ था। और यहाँ पे जो व्यंजक बेकिंग सोडा है, इसके अंदर भी जो कच्चा पदार्थ है वो सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, साथ में जल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया NH3। इन सभी को जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NH4Cl अमोनियम
और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये अपना बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो इसकी अभिक्रिया याद रखनी है, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और क्या बनेगा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। तो इसका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH मान की जांच की थी, क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल क्षारक है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। अब बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है, खाना पकाते टाइम गर्म होता है, तब उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये सूत्र हो जाएगा, ये सूत्र तो है बेकिंग सोडे का। इसको जब उष्मा देकर यानी कि इसको जब गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण उत्पाद होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग, तो इसके उपयोग अपने को दे रखे हैं काफी सारे। बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ या फूल या उबर जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है। तो बेकिंग सोडा जिसके अंदर डाला जाता है पावरोटी या केक के अंदर, तो उसमें वो मुलायम और फुला हुआ दिखाई देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। उसके बाद आगे आता है अपने धोने का सोडा है। धोने के सोडे का सूत्र आपको याद रखना है, काफी लंबा सूत्र है धोने के सोडे का। Na2CO3 10 अणु H2O के, ठीक है, 10 अणु जल के लगाने और साथ में सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये धोने का सोडा एक अन्य रासायनिक जैसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुण्य क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, जब भी एक क्षारीय लवण है। वैसे भी पीछे आपने देखा बेकिंग सोडा को गर्म किया था हमने, तो गर्म करने पर क्या निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का, साथ में जल का और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वहां से जो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ, वो सोडियम कार्बोनेट और उसका क्या करना है, पुनः उसका क्रिस्टलीकरण करने से धोने के सोडे का धोने का जो सोडा है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, 10 अणु इसके जल के हैं, तो इसी तरीके से ये सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने के सोडे का निर्माण हो जाता है। 10 अणु जल का क्या दर्शाता है? क्या यह सोडियम कार्बोनेट को आर्द्र बनाता है? हम इसका जवाब आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। धोने के सोडे के उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके उपयोग है, ये आप जरूर नोट करने हैं इनको, आगे प्रश्न में भी अंदर ये पूछे जाएंगे और पेपर में भी आने के चांस पूरे होते हैं। आगे अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह सभी ने देखा होगा आस पड़ोस में, जैसे कोई अपनी हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर और पेरिस से चढ़ाया जाता है, जो पट्टा करवा के लेके आते हैं अपने सफेद सा, वो होता है ये। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट यानी कि ये तो हो गया कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु जल का बनाता है। किसको? जिप्सम को गर्म करना है, कितने ताप पर? 373, ये ध्यान रखना है। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जिप्सम ताप होना चाहिए 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या करेगा? कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट होगा ये, और ये आधा अणु जल का बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसका सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है। किससे निर्माण होगा? जिप्सम को
373 केल्विन पर गर्म करने पर। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुण्य जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ये सूत्र हो जाएगा अपना कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आधा अणु जल का 1.5 अणु और जल का बना दे तो यहाँ पे जिप्सम का निर्माण हो जाता है। आधा अणु तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में है, आगे उसमें 1.5 अणु और जल का मिला दिया जाए तो वो जिप्सम का निर्माण करता है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के 1 अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि किन कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। उसके बाद ये कुछ अपने प्रश्न हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम, तो अपने शुरू में जैसे अभी अपने पढ़ा था, ठीक है, ये ऊपर अपने देखा था, ये क्या है? विरंजक चूर्ण, ठीक है। ये अपने पहला ही जो अपने टॉपिक पढ़ा था इसके अंदर, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये विरंजक चूर्ण। तो जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा विरंजक चूर्ण। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो शोषक बुझा हुआ चूना, ठीक है, जो भी इसी टॉपिक के अंदर अपने पढ़ा था विरंजक चूर्ण वाले में, उसमें दे रखा है, देख लेना पीछे। कैल्शियम, ठीक है, शोषक बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा दोने का सोडा, जो पीछे अपने पढ़ा दोने का सोडा, उसका आ जाएगा तीसरे का उत्तर। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये भी अपने पीछे पढ़ा था। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को के विलयन को गर्म करने पर। तो इसका जो पीछे अभिक्रिया है वो आप देख लेना, ठीक है। पीछे अभिक्रिया जो भी मैंने अपने करके हटे हैं, ये टॉपिक क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, उसको गर्म करने पर जो अभिक्रिया मैंने बताई थी वो यहाँ पे आपको लिखनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखनी है। तो ये इसकी जल के साथ जो अभिक्रिया है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की आपने सूत्र हो जाएगा और ये इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना दूसरा पार्ट है वो पूरा होता है। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आप बुक में से देख के सारे प्रश्न उत्तर करने हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे शेयर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।